वसहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसियात जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझको जनाब मुफ्ती खालिद नदवी साहब ने मदऊ किया कि जो मदारिस हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या आज के हालात के हिसाब से करना चाहिए, उसके बारे में कुछ गुफ्तगू हो। जो हमारे मदारिस हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कैटेगरी में होते हैं। ऐसा इदारा जो तालीम देता है, कोई भी इदारा जो तालीम देता है या गरीबों के लिए मदद करता है या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है या इस तरह के जो भी इदारे हैं उनको हम लोग शॉर्ट में एनजीओ के नाम से जानते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ इदारे उनको हम जानते हैं एनपीओ के नाम से, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो एनजीओ हैं उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ट्रस्ट एक्ट में या सोसाइटी एक्ट में या सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्ट्रेशन होता है। सबसे जो अच्छा और कंट्रोल वाला एक्ट है वो ट्रस्ट एक्ट है, जो मदारिस के लिए सुटेबल है। सेक्शन 8 कंपनी को सुटेबल नहीं है। कुछ इदारे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के एक्ट से, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट से वो बनते हैं, जैसे वक्फ बोर्ड, धार्मिक न्यास, खुदाबख्श लाइब्रेरी वगैरह। इनको एक सबका मकसद एक ही होता है। आज के डेट में कोई भी एनजीओ यानी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो चैरिटी का काम कर रहा है, एजुकेशन का काम कर रहा है या मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है या दूसरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको किसी न किसी एक एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा देना जरूरी है। ट्रस्ट एक्ट में या सोसाइटी एक्ट में। ट्रस्ट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक डीड बनता है जिसको ट्रस्ट डीड कहते हैं, और इसका रजिस्ट्रेशन उसी जगह पे होगा जहां रजिस्ट्री ऑफिस उसकी होती है। मिसाल के तौर पे अगर नवादा में कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो जो नवादा में रजिस्ट्री ऑफिस है वहां पे रजिस्टर्ड हो जाएगा, एक ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड होगा। 3 लोगों से भी ट्रस्ट रजिस्टर हो सकता है, लेकिन सुटेबल जो है वो 5 है। 5, 7, 9, 11 इस तरह से मेंबर उसमें रहेंगे। इसमें एक सेटलर होते हैं जिनको प्रेसिडेंट कहते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, एक सेक्रेटरी, एक प्रेसिडेंट और दूसरा पोस्ट भी दिया जा सकता है। ट्रस्ट डीड ड्राफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट डीड बनेगा कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों लोगों की मैं बातें यहाँ बता रहा हूँ, जिनके पास अभी तक ट्रस्ट डीड नहीं है वो भी समझ लें, और जिनके पास ट्रस्ट डीड है वो उसको एक बार रिव्यू करें। ट्रस्ट डीड में एक क्लॉज होना चाहिए मुस्लिम रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का, यानी ये जो ट्रस्ट है मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड है और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, एक क्लॉज में होना चाहिए, ये अहम है। दूसरा क्लॉज ये होना चाहिए कि ये ट्रस्ट जो है वो इर्रिवोकेबल है। इर्रिवोकेबल का मतलब ये होता है कि कोई चीज दे दिया तो उसको वापस नहीं ले सकते हैं, यानी वक्फ कर दिया तो उसको वापस नहीं ले सकते हैं, तो ये क्लॉज होना जरूरी है।
और एक क्लॉज डिसोल्यूशन का भी होना जरूरी है कि अगर किसी वजह से ट्रस्ट को बंद करना है तो उसका जो कानूनी पहलू है उसके हिसाब से उसको क्लॉज होना चाहिए। और एक क्लॉज और है कि इस ट्रस्ट के खिलाफ अगर कोई केस होता है तो वो कहाँ होगा, तो जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी के जो कोर्ट है उसके जुरिस्डिक्शन में उसका केस को भी फाइल कर सकता है। ये क्लॉज में होने जरूरी है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट ये है कि जो काम करना है इस ट्रस्ट के जरिए उसमें वो सारी तफसील मौजूद होनी चाहिए और जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर हैं उनके पावर को भी उसमें डिफाइन कर देना चाहिए क्या करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि एक ट्रस्ट डीड होना चाहिए। बहुत से लोगों के पास ट्रस्ट डीड नहीं, मदरसे बहुत दिनों से चल रहे हैं, उनके पास जमीन भी है, बिल्डिंग भी है, लेकिन ट्रस्ट डीड नहीं है। सबसे पहला काम तो उनको ये करना होगा कि ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराना होगा और उस ट्रस्ट में इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि ये मदरसा कब से चल रहा है, रजिस्टर्ड नहीं हुआ, दूसरा बोर्ड का है उसको छोड़ कब से चल रहा है इसका जिक्र करना होगा। तो ऐसा सेट करना कि डेटा चलो तो भी लाइन जब ट्रस्ट बन जाएगा, ट्रस्टी बन जाएगा, तब एक पैन अप्लाई कर देना चाहिए। जिनके पास पैन है वो ठीक है, जिनके पास पैन नहीं है, जो नया ट्रस्ट बना रहे हैं उनको पैन अप्लाई करना चाहिए। पैन आने के बाद एक करंट अकाउंट बैंक में खुलवाना जरूरी है। वैसे भी आज के हालात के हिसाब से अगर देखें तो कैश जो है इकोनॉमी में कैश बहुत कम हो रहा है। ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन और आने वाले वक्त में डिजिटल रुपये का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो हो जाएगा, यानी कैश कम हो जाएगा। लोग पैसा कहाँ देंगे, ये बड़ा मसला मसाजिद में आ रहा है कि अगर लोग कैश, लोगों के पास पैसा नहीं है तो मस्जिद में पैसा कैसे देंगे, क्योंकि आमतौर से मस्जिद के पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो एक बैंक अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कोशिश किया जाए कि बैंक के जरिए हो, क्योंकि इनकम टैक्स की जो लिमिट है ट्रांजैक्शन करने का, खर्च करने का, वो जो लिमिट है वो एक वाउचर पे, एक ट्रांजैक्शन पे 10,000 की लिमिट मैक्सिमम है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को सैलरी देते हैं 12,000 रुपये तो कैश में नहीं दे सकते हैं, या 2 बार करके या 3 बार करके थोड़ा थोड़ा नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी सैलरी 12,000 है। तो ये ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू या नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन में बैंक के थ्रू वो कैश में नहीं हो सकता है। ये एग्जांपल दिया, आप समझ गए होंगे। तो ये अहम है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो क्लॉज उसमें डालने के लिए मैंने कहा, उसका एक बड़ा फायदा है। बड़ा फायदा ये है कि जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनके पास कैश का डोनेशन आ सकता है, और ये डोनेशन इनकम टैक्स की लैंग्वेज में जो कहते हैं वो एनोनिमस डोनेशन कहते हैं, यानी ऐसा डोनेशन जिसमें डोनर की पहचान नहीं है। किसी ने 10 लाख रुपए डोनेशन दे दिए, उसकी पहचान नहीं है, तो ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ये काम हो सकता है, लेकिन शर्त है कि वो डिक्लेयर हो, जैसे मस्जिद है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, मदरसा है, तो ये डोनेशन दे सकते हैं बगैर किसी नाम के वो रसीद काटी जा सकती है। लेकिन अगर कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो उसमें मैक्सिमम कैश जो ले सकते हैं एक रसीद के अगेंस्ट में वो 2 लाख रुपए ले सकते हैं। लेकिन 2 लाख की रसीद लेने में उस डोनर की आइडेंटिटी लेनी होगी, यानी उनका डिटेल लेना होगा, ताकि आप ये साबित कर सकें कि ये पैसा उन्होंने दिया है। अगर साबित नहीं कर पाएंगे तो ये जो पैसा है वो ब्लैक हो जाएगा, इस पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स हो जाएगा। तो आमतौर से जो डोनेशन हम लोग एडवाइस करते हैं कि आमतौर से डोनेशन किसी एक रसीद पे 5,000 से ज़्यादा नहीं है, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 इस तरह से डोनेशन लिया जाए ताकि परेशानी ना हो। ये तो बात रही कि मैंने आपको ये बताया कि कोई भी खर्च करते हैं तो उसका लिमिट क्या है और जो डोनेशन आता है उसकी लिमिट क्या है। अब मामला ये होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या मेंटेन करना है।
क्या मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट, ये बहुत अहम है, क्योंकि एनजीओ पे इनकम टैक्स की नजर है, खासकर मदारिस पे भी है, मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की इसकी नजर काफी ज्यादा है। तो जो इंस्टीट्यूशंस अगर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं करेंगे सही तरीके से, आने वाले कुछ सालों में उनके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स क्या है? बहुत सिंपल है, जो पैसे आते हैं उसका प्रूफ यानी रसीद कटी भी होनी चाहिए। आमतौर से देखा जाता है कि जो रसीद छपती है तो ऊपर में तो पूरा नाम लिखा होता है और उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी होती है प्लेन होती है, तो वो गलत है। डुप्लीकेट कॉपी पे भी कंप्लीट डिटेल होना चाहिए, वैसे ही जैसे ओरिजिनल कॉपी पे होती है। कलर उसका चेंज कर देना चाहिए, अगर ओरिजिनल कॉपी का कलर रेड है तो डुप्लीकेट कॉपी का कलर व्हाइट, ब्लैक या ग्रीन या दूसरे कलर में कर देना चाहिए, लेकिन डिटेल मुकम्मल हो। तो ये रसीद रहनी चाहिए। और खर्चे का जो है उसको कहते हैं वाउचर। कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो उसके साथ एक स्लिप मिलता है, बिल जिसको कहते हैं। उस बिल को रखना बहुत जरूरी है हिफाजत से। दो तरह का है, अगर आप कैश पेमेंट करते हैं विद इन लिमिट तो उसका भी मिलता है, उसको भी डिटेल में लिखना है। अगर अकाउंट थ्रू पेमेंट करते हैं तो उसका भी डिटेल लिखना है। तो ये वाउचर तैयार करना है जो एक्सटर्नल है, यानी जो बाहर सामान खरीद के लाते हैं उसके लिए। और जो सैलरी वगैरह देते हैं टीचर्स को, उनके लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और उनका अटेंडेंस भी मेंटेन होता है। उसको अटेंडेंस को भी मेंटेन करना है और रजिस्टर को भी मेंटेन करना है सैलरी के लिए। कभी कभी कैश एक्सपेंसेस करते हैं 5000 से ऊपर, जो लिमिट तो 10,000 तक की है, उसमें रेवेन्यू स्टैम्प 1 रुपए का 60 करके साइन कराना जरूरी है। इस बात का भी ख्याल रखें। अब ये बात ये आती है कि एक ईएसआई है, स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का एक एक्ट है और एक प्रोविडेंट फंड का एक्ट है। तो ईएसआई की जो लिमिट है वो एम्प्लॉय अगर किसी इंस्टीट्यूशन में 10 हो जाते हैं तो ईएसआई का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अगर एम्प्लॉय 20 हो जाते हैं तो प्रोविडेंट फंड का भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, क्योंकि आज के डेट में सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। ईएसआई वाले भी नोटिस दे रहे हैं घूम करके और प्रोविडेंट फंड वाले भी नोटिस दे रहे हैं। बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है, सर्वे कर रहे हैं। तो आप अगर अपने यहाँ एम्प्लॉय का रजिस्टर मेंटेन करते हैं और अगर उनकी तादाद 10 से ज़्यादा है, 10 या उससे ज़्यादा है, तो आपको ईएसआई में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो बहुत से लोग इसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन ये भी होता है कि कुछ जो टीचर पढ़ाने आते हैं, कुछ जो असातिज़ा आते हैं पढ़ाने के लिए, वो कुछ वक्फे के लिए आते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। जिनको गेस्ट फैकल्टी कहते हैं, यानी उनको बुलाया, उन्होंने तालीम दिया, उनका जो उनकी जो उजरत हुई उसको दे दिया, उनको साइन करा दिया, कंप्लीट हो गया। तो ये एम्प्लॉय की कैटेगरी नहीं है। तो एक तरीका तो ये भी है नंबर ऑफ एम्प्लॉय को कंट्रोल करने के लिए। कुछ लोगों को आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर अपॉइंट कर सकते हैं, यानी वो आपके एम्प्लॉय नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आए काम करने के लिए। आपने सुना होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अभी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर अपॉइंटमेंट होता है। आप भी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर अपॉइंटमेंट। अब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर अपॉइंटमेंट करने में कई चीज़ का फायदा है। एक चीज़ ये भी है कि टैक्स का डिडक्शन करना होगा 2%, जो भी सैलरी दे रहे हैं उसका 2% टैक्स का डिडक्शन करना होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ताकि इसलिए कि पीएफ और ईएसआई के झंझट से आप बच सकते हैं। इसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी, तैयारी करनी होगी सही से। तो ये मैं बता रहा था आपको कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या मेंटेन करना है। 3 चीज मैंने आपको बताया था कि जो इनकम का प्रूफ है वो मेंटेन करना है, जो वाउचर है एक्सपेंसेस का प्रूफ है उसको मेंटेन करना है, और सैलरी रजिस्टर। इसके अलावा जो कैश बुक होता है, आमदनी और खर्च का रजिस्टर, उसको मेंटेन करना है। कैश बुक से एक लेजर तैयार होता है,
और फिर एक जर्नल बुक तैयार होता है, उसको भी मेंटेन करना है। आपके यहाँ फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स का मतलब ये होता है कि लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर और वाटर फिल्टर, इस तरह की चीजें यानी जो इस्तेमाल में रहती हैं काफी दिनों तक, इनको फिक्स एसेट्स कहते हैं। तो इनका एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना होता है ताकि इसकी आइडेंटिटी बरकरार रहे। तो ये रजिस्टर मेंटेन करना होगा। इसके अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, यानी कहीं से कोई फंड मिल गया और उसको अलग से खर्च करना है, तो उसके लिए अलग बुक्स मेंटेन करना होगा, रिकॉर्ड अलग मेंटेन करना होगा। अगर किसी एनजीओ के पास मदरसा है, एनजीओ का रिकॉर्ड अलग मेंटेन होगा ट्रस्ट का, और मदरसे का रिकॉर्ड अलग मेंटेन होगा। अब किसी एनजीओ के पास अगर ये है डिस्पेंसरी है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने की, तो उसका रिकॉर्ड अलग मेंटेन होगा। किसी एनजीओ के पास अगर स्कूल भी है तो उसका रिकॉर्ड अलग मेंटेन होगा। यानी जो भी इंस्टीट्यूशंस एक ट्रस्ट के दायरे में है, उनका रिकॉर्ड अलग अलग मेंटेन होगा सबका। तो ये इन बातों का ख्याल रखना। असल में क्या है कि पहले इनकम टैक्स एक्ट में एनजीओ के लिए क्या बुक्स मेंटेन करना है ये वादे तौर पे लिखा नहीं था, और अब जो है वो 10 अगस्त 2022 को जो नोटिफिकेशन आया 94/2022, उसमें चीजें वादे कर दी गई। तो जो मैंने आपको बताया आमतौर से ही, अगर किसी ट्रस्ट के पास एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है तो उसके लिए रूल है कि बिल्कुल अगर उसका सब कुछ मेंटेन करना है, उसको इंडियन जो आमद खर्च है उससे उसको कैलकुलेट नहीं करना है। उसके अलग कानून है। अगर किसी के पास है एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन तो उनको चाहिए कि अपने सीए से या किसी सीए से कंसल्ट करके किस तरह से मेंटेन करना है, क्योंकि एफसीआरए का कानून और ज्यादा कर दिया है। अब जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो जाता है तो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होने के बाद एक रजिस्ट्रेशन होता है दर्पण का। दर्पण का रजिस्ट्रेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीति आयोग के साइट पे होता है इसका रजिस्ट्रेशन, वो कंपलसरी है, उसको करवा लेना चाहिए। आज बैंक अकाउंट जब आप ओपन करने जाएंगे तो ये दर्पण के रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट वो डिमांड करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी करवा लेना चाहिए। अब बात आती है इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन 12AB और 80G, दो सेक्शन है, 12AB और 80G। तो 12AB का मतलब ये होता है कि जो एनजीओ है, ट्रस्ट है, वो अगर उसको रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और 80G का मतलब ये होता है कि जिसने डोनेशन दिया उसको फायदा होगा, लेकिन वो आज के डेट में सही नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को 80G का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहिए और मिलता भी नहीं है कानून के हिसाब से। तो 80G का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा एनजीओ जो कई काम कर रहे हैं, यानी फलाह का काम भी कर रहे हैं और एजुकेशन का काम भी कर रहे हैं, उनको 12AB का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। लेकिन ऐसा एनजीओ सिर्फ वो एजुकेशन का काम कर रहा है, यानी सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास है, कोई और फलाही काम नहीं, जैसे बाढ़ राहत में काम कर लिया, कहीं और जल्जला आ गया तो काम किया, ये सब कोई काम नहीं है, सिर्फ मदरसा स्कूल चलाते हैं। तो इनको 12AB में रजिस्ट्रेशन उस वक्त तक लेने की जरूरत नहीं है जब तक कि इनकी टोटल आमदनी, टोटल डोनेशन 5 करोड़ तक है। ये एक फायदा है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि वो जो एनजीओ है उसकी जो कारकर्दगी है वो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई पढ़ाई काम उसमें नहीं है। तो इस तरह से ये बात मैंने आपको बताई जो मेरे हिसाब से मुकम्मल है। अगर आप लोगों को सवाल करना हो तो आप सवाल देंगे तो मैं फिर उसका जवाब इंशाल्लाह दूंगा। नहीं, नीति आयोग का दर्पण जो है वो एक वेबसाइट है, वो गूगल में सर्च करेंगे उसका वेबसाइट आ जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसको आवाज नहीं है। अच्छा, वक्त कम है लेकिन आप सवाल पूछे, बताइए। हेलो,
जो ज़मीन की रजिस्ट्री है वो बेहतर ये होता है कि ट्रस्ट के नाम से कराया, लेकिन बहुत जगह मदरसे के नाम से रजिस्ट्री है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हर एक इंस्टीट्यूशन के नाम से अलग अलग रजिस्ट्री करा सकते हैं। जैसे स्कूल आपको ओपन करना है तो स्कूल के नाम से रजिस्ट्री करा सकते हैं। मुझे बताया गया है कि बिहार बंगाल इस सिलसिला है। नहीं, वो ऐसा है कि अभी हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और ये रजिस्ट्रेशन में कहीं एक्सेप्शन तो नहीं दिखा मुझको, मैं भी देख लूँगा, लेकिन अभी भी आप बैंक अकाउंट ओपन कराने जाएंगे मेरे क्लस्टर तो गड़बड़ का रजिस्ट्रेशन डिमांड करते हैं और होगा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। बैंक अकाउंट में ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको मैनेजर को बताया जाए कि वो जो 56 आप जो रजिस्ट्रेशन अलग से उसकी जगह पे ट्रस्ट डीड ही लगा है, वो ऑप्शन तो देता है बैंक वाला। अब वो मना करे तो बताएगा कि जरूरी, लेकिन तो वो ट्रस्ट डीड ही उसकी जगह पे लग। देखिए वैसे भी बैंक का रूल तो बिल्कुल अलग है, लेकिन जो दर्पण का रजिस्ट्रेशन है उसको करवा देना चाहिए। और कोई सवाल? इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल ट्रस्ट का करवाना जरूरी है। बिल्कुल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का रिटर्न इनकम टैक्स में फाइल करना जरूरी है। पहले उसका ऑडिट होगा और ऑडिट के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा। ट्रस्ट में अगर कोई चीज रद्द उधर हो जाए तो उसको क्या करेंगे? ट्रस्ट को अमेंड कर सकते हैं, उसमें क्लॉज लिखा रहता है ट्रस्ट में कि जब जरूरत हुई तो उसमें लिखा रहता है कितने मेंबर साथ बैठेंगे और मिलकर डिसाइड करेंगे उसमें वो क्या चेंज कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और अगर हजरत ट्रस्ट को होल्ड करना हो फिर नया ट्रस्ट बनाने के लिए अगर किसी वजह से पहले से उसमें गड़बड़ी लाई जा रही है तो उसके लिए क्या करना? ये अगर ट्रस्ट में पहले से कोई गड़बड़ी है तो उसको आप अमेंड कर ले, दोबारा रजिस्टर करा देगा। तो पहले वाले ट्रस्ट को किस तरीके से होल्ड करेंगे? आप उसको बंद करना चाह रहे हैं जी, तो जहाँ से वो रजिस्टर्ड हुआ था वहीं जाकर वो डिसॉल्व करना होगा। उसके लिए सारे लोगों के साथ एक्ट करना होगा। हाँ, उसका जो कानून है वही है। और ये बात सही है कि वो नीति आयोग और दर्पण के अंदर वो बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाने को ये मांग है कि आपका दर्पण में रजिस्टर्ड है कि नहीं, नीति आयोग में रजिस्टर्ड है कि नहीं। हाँ, तो वो बताया तो मैंने, ट्रस्ट जो भी सबको नीति आयोग में यानी दर्पण जिसको कहते हैं दोनों एक ही चीज है, उसमें रजिस्टर करा लेना जरूरी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, बहुत सिंपल है, अप्लाई करने के बाद दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, उसमें कहीं और पैसे की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ भर्ती क्या होता है सदस्य, अगर हम वो करवाते हैं रजिस्ट्रेशन और फिर वो बदल जाता है फिर उसकी क्या सुविधा है? फिर से बोलिएगा। हर साल पर हर 3 साल पर हमारे यहाँ चुनाव होता है, सदस्य सेक्रेटरी का और आमला और सोना का सब चुनाव होता है। फिर आपका ट्रस्ट है या सोसाइटी है? मेरा मदरसा है। नहीं, मदरसा जो ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है सोसाइटी में? नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। नहीं, तो आप ट्रस्ट में रजिस्टर करा लें सबसे पहले। अच्छा, मैंने तो बताया कि ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन करा लें और उस मदरसे का डिटेल ट्रस्ट में आएगा और ये भी आएगा कि कब से ये ट्रस्ट का रजिस्टर में कब से ये मदरसा चल रहा है। सरकार की तरफ से क्या ये बात की ताकीद की गई है कि एक रसीद में पूरी रकम कटेगी, उससे शायद नहीं है ऐसा जो कुछ देर पहले आप बतला रहे थे? देखिए वो रसीद पे 5,000 जरूरी ये मैंने आपको नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आप ये कोशिश करें कि कम से कम रसीद कैश एक रसीद पे शो 2,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 आगे ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए ये सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये आपको प्लान करना होगा कि कैसे करेंगे। 4,000 या 5,000 कागज लाते हो गया नहीं आ गया आ गया ऊपर में दे दिया। एक तो ये मान लिया जाएगा कि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मदरसा है, रिलीजियस है, लेकिन वो क्लॉज उसमें रहता है जो बेहतर है। अगर 12 AB सेक्शन में अप्लाई करते हैं या FCRA में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आता है कि ये रिलीजियस है कि नहीं, वहाँ पे उसको अप्लाई करते हैं या तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। और कभी जरूरत पड़े ट्रस्ट को रीरजिस्टर कराने की तो क्लॉज डाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। बहुत ही कीमती और बारीक बातें कानून के सिलसिले में मोहतरम इमाम साहब ने पेश की हैं और आप हज़रात को मज़ीद जानकारी की ज़रूरत हो तो मैं इनसे पूछ लूँगा, इनका नंबर आप हज़रात को शेयर कर दूँगा।